सहज सुखासन की स्थिति में बैठे। जो आसन हमारे लिए सर्वाधिक सुखदायी हो, उस अवस्था में समम काया शिरोग्रीवा, सिर गर्दन और रीढ़ एक समावस्था में रखकर बैठे, न झुक कर बैठे न तन कर बैठे, सहज सुख पूर्वक सीधा बैठे। सहजता से पलकें बंद कर लें, हृदय में अपने इष्ट का स्मरण कर लें, उनकी छवि अपने स्मृति पटल पर अंकित कर लें, उनके प्रति पूर्ण कृतज्ञता भाव, श्रद्धा भाव, समर्पण का भाव हो। सृष्टि के आदिभूत स्वरूप नाद रूप ओंकार की आराधना मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाकर समवेत स्वर में 3 बार ओंकार का नाद करें। दोनों हाथ परस्पर जोड़ लें। लंबी गहरी श्वास भर लें। आराम से नीचे रख लें, पलकें बंद ही रहने दें। सहज भाव से बह रही श्वास को अपने स्वाभाविक वेग से बहने दें। अपनी ओर से श्वास लेने छोड़ने अथवा रोकने का प्रयास न करें। आती जाती वायु के स्पर्श नासिका छिद्रों पर अनुभव कर लें। आ रही श्वास को आते हुए और जा रही प्रश्वास को जाते हुए पृथक पृथक अनुभव कर लें। आने वाली प्रत्येक श्वास के साथ देह में वायु के विस्तार को प्रवेश से गंतव्य तक, नासिका से कोशिका तक, पूरे मार्ग पर विद्युतीय तरंगों की तरह बहते हुए प्रत्यक्ष कर लें। और लौटने वाली प्रत्येक प्रश्वास के साथ देह से वायु के निस्तार को देह में वायु के उद्गम से निर्गम तक, कोशिका से नासिका तक, पूरे मार्ग पर विपरीत दिशा से चुंबकीय तरंगों की तरह बहते हुए प्रत्यक्ष कर लें। आने वाली प्रत्येक श्वास कुछ इस प्रकार देह के कण कण में व्याप्त होती जा रही है, रोम रोम में समाती जा रही है, अणु परमाणु में विलय होती जा रही है। कुछ इस कदर हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश में घुल मिल गई है, मानो यह समूची देह वायु से परिपूर्ण होती जा रही है। और लौटने वाली वायु देह के उसी गहनतम तल से एक एक कण कण से, एक एक रोम छिद्र से, एक एक अणु परमाणु से हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश से कुछ इस कदर निर्गमन करती चली जा रही है, मानो यह समूची देह पूर्णतया वायु से रिक्त होती जा रही। एक पल जब श्वास अंदर आ रही है तो देह पर परिपूर्णता की अनुभूति दे रही है, किंतु अगले ही पल जब प्रश्वास बाहर चली जा रही है तो देह पर विपरीत अनुभूति, रिक्तता का आभास दे रही है। श्वासों के ये प्रवाह सतत निरंतर धारा प्रवाह विराम भाव से बह रहे हैं। आने वाली श्वास अपने सहज प्रवाह में बहते हुए परिपूर्णता के चरम बिंदु तक पहुंच रही है।
और जाने वाली प्रश्वास भी अपने सहज प्रवाह में बहते हुए रिक्तता के चरम बिंदु तक पहुंच रही है। आने वाली श्वास के साथ परिपूर्णता का चरम बिंदु और जाने वाली प्रश्वास के साथ रिक्तता का चरम बिंदु आती जाती वायु के इन प्रवाहों के साथ श्वासों के वेग का, गति का अध्ययन करने के लिए अब श्वासों के साथ गिनती का प्रयोग प्रारंभ करें। अगले ही क्षण जैसे ही वायु के प्रवेश का वह प्रथम स्पर्श पुनः अनुभव हो, मनी मन गिनती गिनना शुरू कर दें। जब तक वायु सहज भाव से बहकर अंदर आती रहे, परिपूर्णता के चरम बिंदु तक गिनती चलती रहे। जैसे ही प्रवाह की दिशा बदले, गिनती बदल दे। अपने सहज प्रवाह में बहते हुए वायु जब तक देह से निकलकर बाहर जाती रहे, रिक्तता के चरम बिंदु तक गिनती चलती रहे। पुनः पुनः प्रवाह की दिशा बदले, पुनः गिनती बदल दे। आ रही श्वास के साथ पृथक गिनती गिने और जा रही प्रश्वास के साथ पृथक गिनती। पृथक पृथक गिनती के द्वारा इन दोनों अवस्थाओं में लगने वाले समय का अनुमान लगा ले। अपनी सहज स्वाभाविक श्वसन लय को पहचाने। अब इस स्वाभाविक श्वसन लय में एक परिवर्तन, एक रूपांतरण इस प्रकार घटित करना है कि श्वासों की लय 1 और 2 में बदल जाए। यह अनुपात 1 और 2 में रूपांतरित हो जाए, यानी जितना समय श्वास को आने में लग रहा है उससे 2 गुना समय प्रश्वास को निकलने में लगने लग जाए। और इस उद्देश्य के लिए अब हम अपनी प्रश्वास को ध्यान दें। केवल और केवल प्रश्वास से निश्वास बाहर जाने की क्रिया को कुछ इस प्रकार संस्कारित करेंगे, प्रशिक्षित, संयमित, नियंत्रित, नियमित और मंद करेंगे कि वह उत्तरोत्तर आने वाली श्वास की तुलना में मंद पड़ती जाए। और मंद होते होते, मंद होते होते, मंद होते होते इतनी धीमी हो जाए कि आने वाली हर स्वाभाविक श्वास की तुलना में जाने वाली हर स्वाभाविक प्रश्वास 2 गुना समय लेकर ही निकलने लगे। पुनः आने वाली श्वास के साथ गिनती गिनना प्रारंभ करें। परिपूर्णता के चरम बिंदु तक गिनती चले। जितनी गिनती हुई ठीक 2 गुना गिनती का लक्ष्य रखें। जैसे ही प्रश्वास निकलनी प्रारंभ हो, अपनी आत्मचेतना का एक अंकुश, एक नियंत्रण प्रश्वास की गति पर लगा दें। एक लगाम इस कुशलता से कर दें कि प्रवाह सतत निरंतर धारा प्रवाह जारी रहते हुए भी नियंत्रित और मंद रहे। ध्यान रहे रुक रुक कर टुकड़ों टुकड़ों में श्वास न निकले, वरन एक तेल की धार की तरह धारा प्रवाह बहती प्रश्वास नियंत्रित और मंद गति से बहते हुए 2 गुना समय लेकर निकले। बार बार यही प्रयोग दोहराएं। हर आने वाली श्वास की तुलना में अगली जाने वाली प्रश्वास नियंत्रित, अनुशासित, मंद और धारा प्रवाह गति से बहते हुए 2 गुना समय लेकर निकले। गिनती चाहे हर बार बदलती है तो बदल जाए, किंतु अनुपात न बदले। आने वाली हर श्वास की तुलना में अगली जाने वाली प्रश्वास नियंत्रित, अनुशासित, मंद और धारा प्रवाह गति से बहते हुए 2 गुना गिनती चलने तक ही निकले। बार बार दोहराते जाए। हर अगली पुनरावृत्ति के साथ हमारा श्वसन तंत्र इस नई बदली हुई श्वसन प्रक्रिया का अभ्यस्त हो गया है। धीरे धीरे अभ्यास और दृढ़ और परिपक्व होता जा रहा है। धीरे धीरे हमारे स्वभाव का अंश बनता जा रहा है, हमारी आदत में ढलता जा रहा है। तब नियंत्रण की आवश्यकता समाप्त होती जा रही है। अब किसी अंकुश की जरूरत नहीं रही, किसी लगाम की आवश्यकता नहीं। लगाम शिथिल छोड़ दी, नियंत्रण मुक्त कर दिया है श्वास को। सहज भाव से आती श्वास और स्वाभाविक गति से जाती प्रश्वास, किंतु एक अभूतपूर्व परिवर्तन, एक रूपांतरण श्वासों की लय में इन क्षणों में प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। अब आने वाली हर श्वास की तुलना में जाने वाली प्रश्वास स्व अनुशासित, स्वनियंत्रित होकर मंद हुई है और धारा प्रवाह गति से बहते हुए 2 गुना समय में ही निकलने लगी है। श्वासों में एक अभूतपूर्व लयबद्धता आ गई है। इस सहज संतुलित और लयबद्ध श्वसन प्रक्रिया के साथ आइए अब हम अपने फेफड़ों की श्वसन क्षमता को विस्तार देने के लिए दीर्घ श्वसन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए खूब सीना फुलाते जाएं। अपनी पूरी क्षमता, पूरी सामर्थ्य से परिपूर्णता के चरम बिंदु तक आकंठ श्वास भर लें और कंधे फैलाएं और गहन श्वास। क्रमिक लयबद्धता से कंधे नीचे, सहज मंद प्रश्वास, उत्तरोत्तर सीना नीचे और गहन प्रश्वास। नाभि का संकुचन करते हुए प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास।
मूलाधार का कुंचन परिपूर्ण प्रश्वास, मूलबन शिथिल सहज श्वास, नाभि शिथिल निरंतर श्वास, सीने का विस्तार प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन परिपूर्ण प्रश्वास, मूलबन शिथिल सहज श्वास, नाभि शिथिल निरंतर श्वास, सीने का विस्तार प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन परिपूर्ण प्रश्वास, मूलबन शिथिल सहज श्वास, नाभि शिथिल निरंतर श्वास, सीने का विस्तार प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन परिपूर्ण प्रश्वास, मूलबन शिथिल सहज श्वास, नाभि शिथिल निरंतर श्वास, सीने का विस्तार प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन परिपूर्ण प्रश्वास, मूलबन शिथिल, नाभि शिथिल, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। स्वर परीक्षण कर लें, मुद्रा धारण करें। अनुलोम विलोम की 2 आवृत्तियाँ आंतर कुंभक बहिर्कुंभक दोनों के साथ, लेकिन हर एक आवृत्ति के बीच कुछ थोड़ा अंतराल, 2-3 श्वास का इंटरवल देकर के फिर दूसरी आवृत्ति। लगातार नहीं करना है, एक आवृत्ति करेंगे, ठहरेंगे थोड़ा, 2-3 श्वास लंबी गहरी चलेंगे, छोड़ेंगे, उसके बाद दूसरी आवृत्ति शुरू। तो पहली आवृत्ति प्रारंभ करेंगे। जो स्वर तीव्र वेग से चल रहा है उसको खुला रखें, जो मंद है उसको बंद कर लें। जिस स्वर को खुला रखा है उस स्वर से परिपूर्ण पूरक करें और अंतर कुंभक करें। मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन। परिपूर्ण रेचन के अंत में उड़ियान बंद साथ में जोड़ दें, त्रिबंध के साथ बाह्य कुंभक। विपरीत क्रम से बंद छोड़े, पहले उड़ियान बंद, फिर मूल बंद, फिर जालंधर बंद। जिस स्वर से बाह्य कुंभक किया उसी से अंतर कुंभक। मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन। परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध बाह्य कुंभक। विपरीत क्रम से बंद शिथिल करें, हाथ नीचे ले, 2-3 लंबे गहरे श्वास प्रश्वास। दूसरी आवृत्ति प्रारंभ करेंगे, पुनः वही स्वर खुला जिससे प्रारंभ किया था, परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक। मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन। परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध बाह्य कुंभक। विपरीत क्रम से बंद छोड़ें, जिस स्वर से बाह्य कुंभक किया उसी से पुनः पूरक आंतर कुंभक।
विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। पहले उड़ियान बंद से थे, फिर मूल बंद, फिर जागंदर बंद, अब दोनों स्वर खोले। सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। ये प्रोसेस ठीक ठीक एडॉप्ट हो गई। अब कोई शंका करने में कहीं कोई दिक्कत? थोड़ा सा एक स्टेप, इसीलिए हमको एक एक स्टेप आपको अलग अलग करके पूरक किया। हाँ, फिर कुंभक लगाया। यस ऑफ कोर्स। रेचन किया। यस। फिर उसके बाद में क्या बाह्य कुंभक उसी समय? बाह्य कुंभक, नाभि पूरी संकुचित हो जाएगी। उसी समय लगा। उसी समय दोनों नथुने बंद और सीना ऊपर, यही तो बाह्य कुंभक है, जिसमें तीसरा बंद उड़ियान बंद भी साथ में जुड़ गया। ये दोनों साथ साथ लगे, दोनों चीज, मतलब एक कुंभक खत्म हुआ और हाँ, अंतर कुंभक के जस्ट बाद बाह्य कुंभक उसी समय। यस ऑफ कोर्स। अंतर कुंभक के ठीक बाद ही अंतर कुंभक में बाह्य कुंभक की भूमिका तैयार हो रही है, उसकी बेस तैयार की वहां पे अपनी कैपेसिटी। फिर उसके बाद में जैसे आप लोग कुंभक लगाते हैं, हाँ, फिर जब बाह्य कुंभक कितनी देर रख पाते हो आप? अंतर कुंभक की तुलना में सदैव बाह्य कुंभक कम होता है, तो अपनी क्षमता अपने को पता है। कुंभक लगाने के बाद में जब वापस लौटना है, अपोजिट जहाँ से आपने सांस अभी नॉस्ट्रिल को तो आपको देखना ही नहीं बाह्य कुंभक जब तक है पहली बार। जब वापस लौटना है तब भी नासिका तो सबसे आखिर में खुलेगी। हाँ, नहीं खोलने के बाद फिर सांस किस तरफ से लेते? जिससे बाहर रुका था उसी से फिर पूरक करना है, फिर अंतर कुंभक करना है। तो मुझे लगता है सिस्टम, ये इसकी जो प्रोसेस है वो तो क्रिस्टल क्लियर है। नहीं, एक बार जैसे आपने एक रिपीटेशन किया, हाँ, उसमें दो बार अंतर कुंभक है और 2 बार बाह्य कुंभक, डेफिनेटली दोनों स्वर से अंतर कुंभक भी हुआ है, बाह्य कुंभक भी हुआ है। फॉलोड। और अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा कि ना वी कैन होल्ड। पहले दिन थोड़ी सी मन में शंका थी, कैसे क्या होगा, हो रहा है नहीं हो रहा है, पर अब थोड़ा सा विश्वास आने लगा कि हम भी रोक सकते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए, पर अब हमारे कंट्रोल से, अंडर अवर कंट्रोल, वी आर रिटेनिंग इट अंडर अवर कंट्रोल। अब ये बियॉन्ड कंट्रोल नहीं जा रहा है, हमारे कमांड्स मानने लगा है। बस यही तो चाहते थे कि आपका ब्रीथ आपका कमांड माने, एंड नाउ इट इज एग्जैक्टली फॉलोइंग योर कमांड्स। तो पहली क्रिया जो हमने सीखी थी वो थी शक्ति चालिनी मुद्रा। अपने अंतस्तम तल में छुपी हुई उस गहनतम ऊर्जा के स्रोत को जगा देना। प्रयोग क्या है? दाहिने नथुने से पूरक करना, आंतर कुंभक करना, बाएं से रेचन करना, बाह्य कुंभक करना, और बाह्य कुंभक की स्थिति बनाए रखते हुए मल द्वार की मांसपेशियों का अपनी पूरी शक्ति से ऊपर की तरफ संकुचन करना, अपवर्ड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स। और इसको जितनी बार आप कंफर्टेबली ब्रीथ रोक सकते हो उतनी देर रिपीट करना, और हर बार ताकत पूरी लगानी है कॉन्ट्रैक्शन में। जितनी शक्ति आप कॉन्ट्रैक्शन में सम टोटल एनर्जी लगाओगे उतना ही स्पंदन, उतना ही उसकी वेव्स, वो तरंगे ठीक रीढ़ तक टकराती हुई मालूम पड़ेगी। तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन तो साधन है, वो जितना पावरफुल होगा, जितना इम्पैक्ट पावरफुल होगा उसका, उतना ही तरंग स्पष्ट मालूम पड़ेगी आपको रीढ़ पे। तो आपको ऑब्जर्व करना है उस तरंग को। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन उस तरंग तक पहुंचने का जरिया है, वो मेन फंक्शन नहीं है हमारा, मेन मोटो नहीं है। मेन मोटो है उस वेव को, उस तरंग को पकड़ना जो रीढ़ पर जाकर के स्पंदन पैदा करे। जैसे हृदय की धड़कन होती है ना, ऐसे एक धड़कन सी मालूम पड़े, कुछ वहाँ पे भी मानो गति कर रहा हो, वो सूक्ष्मतम स्पंदन हो। वायु का स्पंदन है, वहाँ कोई और धड़कन हो नहीं रही है, और जब आप मांसपेशियों को संकुचित कर रहे हो तो उसकी एक तरंग उठ रही हो, वो रीढ़ तक टकराती हुई मालूम पड़े। ये पहला प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या छोड़ने में सांस लें। पहले दाहिने से लिया, अंदर रोक लिया, लेने की प्रोसेस पता है, कोई समस्या नहीं। अंदर रोकना ही नहीं, अंतर कुंभक भी सीख लिया, उसमें भी कोई समस्या नहीं।
रेचन बाएं से करना है, पूरा रेचन कर दिया, बाहर रोक दिया। अब गुदाद्वार का संकुचन जितनी बार आप रिपीट कर सको कंफर्टेबली ब्रीथ होल्ड करते हुए उतनी देर करना। नहीं कर पाओ आप वो क्रिया समाप्त, आपको विपरीत क्रम से बंद छोड़ना। यही तो हम करते आए हैं अभी भी। पहले उड्डयन बंद, फिर मूल बंद, फिर जालंधर बंद, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग। दोनों नॉस्ट्रिल्स। हाँ, फिर नॉर्मल Then ब्रीदिंग। repeat. आप उसके बाद साइकिल रिपीट करना हो तो आप उसको रिपीट कर सकते हो। उसी क्रिया की साइकिल अगर रिपीट करनी है तो आपको फिर दाहिने से पूरा करना है, फिर रोकना है, फिर बाएं से छोड़ना है। जब भी करना है दाहिने से ही करना है। जब भी इन आपको शक्तिशालिनी मुद्रा में सदैव पूरक दाहिने से ही हो और रेचन बाएं से। अगर कंटिन्यूएशन में भी करेंगे फिर तो अभी पूरक दाहिने से। नॉर्मल केस में आप इधर आ जाते हैं। अनुलोम विलोम नहीं है ये। इसमें पूरक का नियम दाहिने से ही है करने का। ये क्रिया योग है क्या सर? नहीं, क्रिया योग अलग होता है ये? क्रिया योग उसमें अभ्यास, वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान, ये 3 तत्व हैं क्रिया योग के। अच्छा। तो अभ्यास में मन का अभ्यास ज़्यादा है। उसमें हम ये जो प्राण से के थ्रू मन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वैराग्य के सतत अभ्यास के द्वारा मन को विषयों से अलग कर। सेपरेट टिश्यू। वो सेपरेट इशू है, वो पूरा मतलब मनोविज्ञान पे है। अच्छा। ये शरीर विज्ञान पे आधारित है, वो मनोविज्ञान पे आधारित है। पर मन और प्राण दोनों एक सिक्के के 2 पहलू, हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो किसी एक को पकड़ लो। अगर आपने क्रिया योग किया तो श्वास अपने आप बंद हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। श्वास पर प्रयोग किया तो मन अपने आप बंद हो जाएगा, उसको पकड़ना नहीं पड़ेगा। तो जिसको जो रास्ता आसान लगे वो उस रास्ते से पकड़ ले। मुझे ऐसा लगा कि श्वास को पकड़ना ज़्यादा इजी लगता है तो इसलिए इसको पकड़ लिया। थोड़ा स्थूल, हाँ, थोड़ा स्थूल है तो प्रत्यक्ष दिखता है और इस पे किए हुए प्रयोग और उसके हर स्टेप आप खुद अनुभव करें। मन तो इतना सूक्ष्म है कि कई बार तो उसकी गतियाँ पता ही नहीं चलती। हमको लगता है कि हम ध्यान में मग्न हैं और वो मन हमको वहीं छोड़ करके उस विषय से परे कब और कहाँ एक पलक झपकने की भी देर नहीं लगती और कहाँ ले जाता है मालूम नहीं पड़ता। तो मन पर काबू करना थोड़ा दुरूह है। उसकी तुलना में प्राणों पर काबू करना इसलिए सरल है कि प्राण का प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद है। मन का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। कोई दिखने वाला कोई मूवमेंट ऐसा मन का कहीं नहीं दिखता, जबकि श्वास के रूप में प्राण का प्रत्यक्ष प्रवाह दिख रहा है। तो इस प्रत्यक्ष दिखने वाले प्रमाण को पकड़ लेना आसान है, इसलिए प्राण को पकड़ना आसान है, क्योंकि श्वासों का वेग प्राणों के अधीन है। अगर आप ब्रेक लीवर दबाओगे तो ही गाड़ी को ब्रेक लगेगा, एक्सेलेटर दबाया तो ब्रेक नहीं लगेगा, तब स्पीड एक्सेलरेट होगी। तो ऐसे ही श्वासों को अगर मंद किया तो प्राण की गति मंद होना अनिवार्य है, वो इम्पैक्ट आना ही है। श्वास तीव्र हुए तो मन के वेग तीव्र होंगे ही। मैं विथ एक्सक्यूज, आप बात याद आ गई इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप बहुत तेज दौड़ लगाते, बहुत तेज दौड़ लगा रहे, 3-4 राउंड पूरे ग्राउंड के लगा लिए, आखिर में क्या हुआ? श्वास तेज हुआ, अल्टीमेटली मन की गति भी साइमल्टेनियसली बढ़ रही, जिसको हमको रोकना है। अभी हमारे काबू में नहीं है, तो ये तो और ज़्यादा बेकाबू होगा, और ज़्यादा तेज दौड़ने लगा, तरंगे और तीव्र उठेगी, तो रोकना। अगर शांति चाहते हो, स्थैर्य चाहते हो, सुख चाहते हो, सुख दौड़ने में नहीं, ठहरने में। तो श्वास पकड़ना था, दिख रहा है सामने, इसलिए इजी। क्रिया योग उस मायने में थोड़ा सा गहन है, इससे गहन है। सूक्ष्म चीज़ों को पकड़ना थोड़ा कठिन है, स्थूल चीज़ें पकड़ में सरलता से, इसलिए हमने श्वास को पकड़ लिया कि ये सरल रास्ता है थोड़ा। तो पहला प्रयोग हम फिर एक बार दोहरा लें। बाएं रचना बंद, दाहिने से पूरा करें, आंतर कुंभक करें,
मांडवेग से बाएं स्वर से रेचन गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन। परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिमंद वायु कुंभक की दशा में बलपूर्वक मूलाधार की मांसपेशियों का संकुचन विमोचन बार बार पूरी शक्ति से दोहराएं। क्रिया समाप्त। विपरीत क्रम से बंद शिथिल, हाथ नीचे। मांसपेशियों के संकुचन और विस्तार से उत्पन्न तरंगे इन मांसपेशियों के स्नाविक नियंत्रण केंद्र तक रीढ़ के अंतिम छोर पर जिस बिंदु पर जाकर घनीभूत हुई है वहीं लक्ष्य केंद्रित कर दें, वहीं ध्यान लगा दें। केवल मात्र उसी का चिंतन मनन, उसी का दर्शन करें। जिस बिंदु पर ये सम्यक घनीभूत हुए हैं वही मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र की स्पष्ट पहचान, प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन हो गया है। एक बार और दोहरा लें इस क्रिया को ताकि आपकी अनुभूति और गहन हो जाए। आपका जब उसको आप प्रत्यक्ष अपने अंदर अनुभव कर लोगे तो फिर जैसे एक बार आपकी और मेरी पहचान हो गई, फिर रोज़ रोज़ आपसे परिचय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर तो आपका स्मरण भर आया कि आपके फिजिक हमारे मेमोरी में रिकॉल हो जाएगा, तो रोज़ परिचय करने की जरूरत नहीं। ऐसे मूलाधार को एक बार पहचान लिया तो फिर जब आप आंख बंद करके केवल चेतना को वहाँ ले जाओगे, केवल मन से संकल्प करोगे और आपको तरंगे वहाँ महसूस होने लग जाए, वो स्टिमुलेशन फील होने लग जाए। यह है परिपक्वता अभ्यास की। तो वो बार बार की रिपीटेशन से आएगी। तो एक बार वो रिपीट करते हैं। शक्तिशालिनी मुद्रा, बायां नथुना बंद, दाहिने से परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक। मंद वेग से बाएं स्वर से रेचन गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन। परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभ की दशा में बलपूर्वक मूलाधार की मांसपेशियों का संकुचन विमोचन बार बार पूरी शक्ति से दोहराएं। क्रिया समाप्त। विपरीत क्रम से बंद शिथिल। हर आघात उत्तरोत्तर और तीव्र और प्रचंड हो। हर आघात से उठने वाली तरंगें स्पष्ट अनुभव हो। रीढ़ के अंतिम छोर पर जिस बिंदु पर ये समय घनीभूत हुए वही मूलाधार चक्र है। पहचान और स्पष्ट हो गई है, इतनी स्पष्ट हो गई जैसे मानो खुली आंखों से, जैसे हम किसी को देख रहे हों, ऐसे ही बंद आंखों से, मन की आंखों से अपनी रीढ़ में ऊर्जा के इस प्रथम केंद्र के हमने दर्शन कर लिए हैं। मूलाधार चक्र का प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन हो गया है। अब लेश मात्र भी संदेह बाकी नहीं। जैसे जैसे आप रिपीट करते जाओगे आपकी अनुभूतियाँ और शार्प होने लगेगी। आपका ठीक ठीक ध्यान वहीं जाने लगेगा। रीढ़ के आखिरी छोर पर ये जो पहला नर्व कंट्रोलिंग सेंटर है मूलाधार चक्र है। हम चक्रों की पहचान कर लें, ठीक ठीक पहचान कर लें तो उनको स्टिमुलेट कर सकेंगे, चैतन्य कर सकेंगे। यानी वहाँ जहाँ अभी ऊर्जा अंदर प्रवाहित नहीं हो रही चक्रों में, चक्र मानी ट्विस्टेड वे, घुमावदार रास्ता है, इस घुमावदार रास्ते में अभी ऊर्जा प्रवाहित नहीं हो रही। अभी तो वो दाएं बाएं नथुने से चल रही। इसको रेजिस्ट किया और कोशिश की कि ये दरवाज़ा खुले और वो उस घुमावदार रास्ते में प्रवेश कर जाए। अभी प्रवेश तो नहीं हुआ, लेकिन कम से कम उस रास्ते के एक माइलस्टोन का पता चल गया कि यहाँ से शुरुआत होने वाली है, यहाँ से ये अंदर प्रवेश करेगी। तो पहला दरवाज़ा हमने जान लिया। उसको बार बार के रिपीटेशन से और आपकी एक्सपीरियंस शार्प होती जाएगी और समझ में आने लग जाएगा ठीक ठीक। अभी तक तो वो कल्पना मात्र है, अभी हमारा इमेजिनेशन है। वो इमेजिनेशन ट्रांसफॉर्म हो जाए एक्सपीरियंस में, उसके लिए रिपीटेशन की जरूरत है। दूसरे प्रयोग की कल हमने बात की थी वज्रोली मुद्रा।
वज्र के समान शरीर को दृढ़ता देने वाली। वज्र यानी अकाट्य धातु, जो किसी अन्य धातु से काटी न जा सके। हीरे को हीरे से काटा जा सकता है, ऐसे वज्र को केवल वज्र से ही काटा जा सकता है। तो ऐसे वज्र के समान शरीर में, न केवल शरीर में, आपके पूरे व्यक्तित्व में दृढ़ता है। तब आपका हर डिसीजन फर्म हो, ड्युअलिटी नहीं रहे। आपका विजन इतना क्लियर हो कि क्या सही क्या गलत निर्णय करने में आपको देर नहीं लगे और तुरंत डिसीजन हो जाए। ये वज्रता है आपके व्यक्तित्व में, ये व्यक्तित्व में आए। ये तब आती है जब आपकी वज्र नाड़ी सक्रिय हो। और वज्र नाड़ी को सक्रिय करने का दूसरा जो प्रयोग है वज्रोली मुद्रा। दोनों नथुनों से श्वास भरना। परिपूर्ण पूरक किया, अंतर कुंभक किया, अंदर रोका, जालंधर बंद लगाया, मूल बंद लगाया, सुखपूर्वक जितनी देर रुक सका रोका। नहीं रुके तो दोनों ही नथुनों से रेचन। रेचन करते समय नाभि का संकुचन करना वो दृढ़ नियम है। नाभि पूरी संकुचित हो जाए, फेफड़े पूरे खाली हो जाए, एक्सट्रीम एक्सेल आउट हो जाए, दोनों नथुने बंद, उड़ियान बंद, श्वास को बाहर रोका। इस बाहर रुकी हुई स्थिति में अपने जेनिटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पूरी ताकत से, वहां भी पूरी शक्ति लगाना। अपनी जननांग की मांसपेशियों को कसकर अंदर खींचना और छोड़ देना, खींचना है, छोड़ देना। फॉलो एग्जैक्टली। मूल बंद आप उसकी तरफ ध्यान हटा सकते हो। मूल बंद का उद्देश्य क्या था? एक्सलेशन शुड बी एक्सट्रीम। वो एक्सट्रीम एक्सलेशन हो गया, देन यू हैव रिटेन्ड। अब आप वहां से ध्यान रख सकते हो और आपका कंसंट्रेशन आपके जेनिटल मसल्स पर, वज्र नाड़ी पर, वज्र नाड़ी का संकुचन पूरी ताकत से और छोड़ देना, फिर संकुचन। ये इनवर्ड कॉन्ट्रैक्शन है। रेक्टाइल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन अपवर्ड था, ये इनवर्ड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो कर लें अपन। दोनों से लेना है, रोकना है, फिर दोनों से छोड़ना है, बाहर रोकना है और उस वैक्यूम में क्रिया को करना है। जब श्वास पूरा बाहर निकला हुआ है तब क्रिया होगी। तो दोनों स्वर से श्वास भरें, लंबी गहरी। दोनों नथुने बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, श्वास भीतर रुका हुआ, आंतर कुंभक। मंद वेग से दोनों स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन। परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध के साथ बाह्य कुंभक की दिशा में बलपूर्वक वज्र नाड़ी का संकुचन विमोचन बार बार पूरी शक्ति से दोहराएं। क्रिया समाप्त। विपरीत क्रम से बंध शिथिल। सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। मांसपेशियों के संकुचन और विस्तार से उत्पन्न तरंगे इन मांसपेशियों के स्नाविक नियंत्रण केंद्र पर मूलाधार से लगभग 4 अंगुलों पर जननांगों के ठीक पीछे, पेड़ों के ठीक पीछे रीढ़ में जिस बिंदु पर घनीभूत हुई है वहां लक्ष्य केंद्रित कर दें। केवल मात्र उसी का चिंतन मनन, उसी का दर्शन करें। जिस बिंदु पर ये समय घनीभूत हुए हैं वही स्वादिष्ठान चक्र है। स्वादिष्ठान चक्र की स्पष्ट पहचान, प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन। एक बार पुनः दोहराएंगे। वज्रोली मुद्रा, दोनों स्वर से पूरक, आंतर कुंभक। मंद वेग से दोनों स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन। परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध बाह्य कुंभक की दिशा में बलपूर्वक वज्र नाड़ी का संकुचन विमोचन बार बार पूरी शक्ति से दोहराएं। क्रिया समाप्त। विपरीत क्रम से बंध शिथिल। सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। उत्तरोत्तर तरंगें और प्रचंड हो रही हैं, तीव्र हो रही हैं, वे सम्यक और स्पष्ट अनुभव हो रहे हैं। स्वादिष्ठान चक्र की पहचान
और स्पष्ट होती जा रही। धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास आपका बढ़ता जाएगा, आपके एक्सपीरियंस डेफिनेटली और शार्प होते जाएंगे। आपकी चेतना फिर वहीं जाएगी। आप चाहे उसके बारे में उसके पहले कोई क्रिया करो या मत करो, बगैर क्रिया करे भी केवल संकल्प मात्र से चेतना वहाँ इकट्ठा होने लगी, घनीभूत। मन और प्राण, जैसे भी हमने बात की थी, दोनों एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। जहाँ जहाँ मन जाएगा वहाँ प्राण घनीभूत होता है। अभी इस पूरी क्रिया में भूमिका मुख्य थी मन की। सबसे पहला हमारा मेंटल कंसंट्रेशन वहाँ, फिर फंक्शन मस्कुलर। तो टोटल कंसंट्रेशन वहाँ होने से पूरी प्राण शक्ति आपकी, अभी कहीं भी इधर उधर और कोई हलचल नहीं है आपकी। इवन आपके थिंकिंग प्रोसेस भी स्टॉप। आप कुछ भी सोच समझ नहीं रहे इस समय, सारा ध्यान। तो टोटल एक्टिविटीज आपकी एक्युमुलेटेड है एक ही जगह पर। जहाँ वो मस्कुलर फंक्शन चल रहा है बस वहीं, तो उसके इम्पैक्ट सीधे सीधे जो पूरी प्राण की ऊर्जा वहाँ घनीभूत हो रही है। तो जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉल्व होते हैं। आइदर इट मे बी प्रोस्टेट, आइदर इट मे बी प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस, आइदर इट मे बी द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ मेनोपॉज। ये सब में आपको बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि टोटल एनर्जी आपकी एक्युमुलेट हो रही है वहीं पर और उसको स्टिमुलेट कर रही है। जैसे उसके फंक्शन रेगुलेट हुए, ये पूरा आपके जेनिटल सिस्टम का फंक्शन प्रॉपर होने लगे। और ये प्रॉपर काम करे अगर पूरी लाइफ, तो ज़रूरी थोड़ी कोई प्रॉब्लम हो। मेनोपॉज के बाद भी ज़रूरी नहीं कि आपको बोन डैमेज हो, कैल्सिफिकेशन बॉडी का हो, ज़रूरी नहीं है। वो लेवल मेंटेन रह सकता है। डिपेंड तो इसी पर करता है ना। हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वो बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। वो हार्मोनल चेंजेस को आप उनको ओवरकम कर सको। चेंजेस तो होंगे, वो बाय नेचर है, पर आप उसको ओवरकम कर सको। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है वज्रोली मुद्रा, खास करके तो महिलाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको पूरे ध्यान से करना। आज तीसरी प्रोसेस की बात अपन करते हैं, नेक्स्ट स्टेप। अगला स्टेप है हमारा मणिपुर चक्र। और मणिपुर चक्र कमांड करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो थोड़ा सा मुझे फिर मैं कहूँगा क्षमा प्रार्थना के साथ कि विषय चिकित्सकों का है, हमने तो उधार ले लिया है और थोड़ा सा अपनी भाषा में कोशिश करते हैं, खास करके उन लोगों के बीच में जो शरीर विज्ञान से जुड़े नहीं हैं, जिनको उसका संकेत मात्र नहीं है। एक छोटा सा एक संक्षिप्त सा विज़न देने कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कैसे काम करता है। अगर इसके ठीक ठीक फंक्शन हमको पता हो तो हर वो काम करें जो इसके लिए हितकर हो। हम प्रायः इसकी अनदेखी करके हर वो काम करते हैं जिसके लिए अहितकर है, और ये टॉलरेट करता है, पर इसकी टॉलरेंस की भी अपनी एक लिमिट है। उसके बाद फिर ये स्ट्राइक कर देता है। अगर जिसका पाचन बिगड़ा उसका जीवन बिगड़ा, जिसका पाचन अच्छा उसका जीवन सुखमय है। जो अन्न को ठीक से, जिस दिन आपका सुबह सुबह बाउल अगर एक स्ट्रोक में क्लियर हो जाए, उस दिन की खुशी का आप बयान नहीं कर सकते हो। दिन भर कितना मन प्रसन्न रहता है। केवल एक छोटी सी उपलब्धि है कि सुबह एक स्ट्रोक में बाउल क्लियर हो गया, मजा आ गया, क्या सुख है उसमें। और किसी दिन अगर कब्ज हो जाए, आप बड़े परेशान हो, सारा दिन भर चिड़चिड़, बेवजह बच्चों को डांट, बेवजह लोगों से लड़ रहे, उनकी कोई गलती नहीं है। हस्बैंड वाइफ पे, वाइफ हस्बैंड पे। घर घर की कहानी है, आप किसी एक को मत बताओ, आप दूसरे की कह रहे हो, आपकी भी कहानी वही है। इसमें सर एक कहा जाता है अंग्रेजी में कि एक आपकी जो स्टमक है उसका एक ब्रेन ही अलग है, आपका मेन ब्रेन अलग है, स्टमक का ब्रेन अलग है, इसलिए एक वो कहावत बनी गट फीलिंग। बेसिकली आपको वहाँ से आप सेंसरी, आपके काफ़ी नर्वस सिस्टम है उसमें, वो है, सब जुड़ा हुआ है।
ये सारी चीज़ें क्लोजली कनेक्टेड। आपका कम्युनिकेशन सिस्टम इतना ज़बरदस्त है बॉडी का, इसका कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता। ठीक समय पे भूख लगना, ये क्या है? आपका नर्वस सिस्टम ही तो ब्रेन को रिपोर्ट कर रहा है। लीवर ने बाइल डक्ट बना दिया और आपके स्टमक में भेज दिया। उससे जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तुरंत ब्रेन को रिपोर्ट होती है, वी नीड समथिंग टू ईट। भूख किसको कहते हैं? तो पाचन की शुरुआत मुंह से हो जाती है। और उसके पहले अगर सोचो तो वास्तव में आंखों से और नाक से पाचन की शुरुआत हो जाती है। आपने कोई व्यंजन बनते हुए देखे, देखते से आप तुरंत आपके मेमोरी में, पहले आपने कभी उसको अगर चख रखा है तो उसका स्वाद और जबान पे वो लार का बनना केवल देखने मात्र से या गंध से तुरंत रिएक्शन शुरू। फिर पहला टेस्टिंग आपके मुंह में रखते ही सबसे पहले आपको स्वाद का पता चलता है कि इसका स्वाद कैसा है, और ये स्वाद आपके पसंद के अनुकूल है तो परमिसिबल है, अदरवाइज मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। कहावत ऐसी ही नहीं बनी, यहाँ टेस्टिंग हो जाता है। पहले कोई चीज़ आपके मनोनुकूल है या नहीं है तो फिर आगे जाने की उसको परमिशन है, नहीं तो नहीं। पहला टेस्टिंग यही हो गया। इस टेस्ट में जो फेल हो गया वो डिस्कार्ड, जो पास हुआ वो आगे जाए। फिर दांतों की बड़ी अहम भूमिका है। आपने जो कुछ भी सॉलिड लिक्विड जो मुंह में डाला है उस सबको क्रश किया जाना, टुकड़े टुकड़े में बांट देना है, महीन कर देना है, ताकि उसके एक एक मॉलिक्यूल में जो रसायन शरीर बनाने वाला है या बना रहा है वो उसमें डिसॉल्व हो जाए। और केमिकल रिएक्शन जो होने वाली है उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स को निकाल लेना है बाहर, वो परफेक्टली हो सके। ये अगर दांत नहीं होते तो चबाने की क्रिया नहीं होती, तो उसको पीसता कौन? पीस दिया अच्छे से। और इस क्रिया के साथ एक दूसरी क्रिया बड़ी अद्भुत, बड़े ढंग से, कितना सामंजस्य बिठाया होगा उस कुदरत ने जिसने ये प्रकृति हमारी बनाई है। हमारी जिह्वा के ऊपरी परत के नीचे लार ग्रंथियाँ, सलाइवरी ग्लैंड्स, वो तो स्वाद का बोध होते ही तुरंत जागृत हो जाती है और लार बनाना चालू। जबड़े, जब दांतों को आप चलाते हो तो यहाँ भी लार ग्रंथियाँ हैं, उनसे फिर लार निकलने लगती है। और ये लार करती क्या है? पहला केमिकल रिएक्शन आपके मुंह में ही हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स को सेपरेट कर देता। आपके भोजन में जितना शर्करा है, ग्लूकोज जितना, उसको सेपरेट करना, ये पहला काम यहाँ हो जाता है मुंह में। अच्छे से चबाए हुए को फिर सॉलो करना। तो कंठ के बारे में अपन ने बात की थी कि क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे, श्वास नली और अन्न नली, तो परफेक्टली वो अन्न जो है वो अन्न नली में ही जाएगा। अन्न नली से इसको अगर गलती से हवा गई तो जो नर्व रिसेप्टर्स हैं वो धकेल करके बाहर निकाल देते हैं, डकार आ जाती, हवा बाहर चली जाती, अन्न अंदर चला जाता, स्टमक में भेज दिया। जैसे स्टमक में इसका एक कण भी गया, सुपर ऑटोमेशन है, फंक्शन शुरू, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन एब्डोमिनल मसल्स का, यानी गूंथने का काम। आप आटा गूंथते हो, एक जगह से प्रेस करते हो, दूसरी जगह फूलता है, फिर वहाँ से प्रेस करते हो, फिर दूसरी जगह से, बारी बारी उसको सब दिशाओं से दबाते हो ताकि वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए। ये ग्राइंडर है हमारा, ये मिक्सर है। अच्छे से ग्राइंड किया, फिर उसको यहाँ मिक्स किया। जब मिक्स हो रहा है तो उसमें से कुछ शरीर जो कुछ रसायन निर्माण कर रहा है वो मिक्स हो रहा है। जैसे बाइल डक्ट आया लीवर से, पेनक्रियास से इंसुलिन आया, ऐसे सिक्रेशंस होते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है अपने को, पर अपने शरीर की डक्टलेस ग्लैंड्स बहुत सारे सिक्रेशंस स्टमक तक पहुंचाती है और वो सब उसमें मिक्स कर दिए जाते हैं।
जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इससे जुड़ी हुई छोटी आंत और वहाँ पे एक वाल्व है डिओडिनम, जैसे ये कंप्रेशन हुआ वो वाल्व खुलता है, थोड़ा सा अंश इसका अन्य नली में, सॉरी आंत में। इसको छोटी आंत कहा क्योंकि इसका डायमीटर कम है, हालांकि लेंथ इसकी ज़्यादा है, पूरे पेट में जिग-जैग फैशन में फैली हुई। पर इसमें जैसे ही वो अन्न का कण गया, वो दरवाज़ा खुला, इसमें भी पल्ट्रेशन की क्रिया शुरू हुई। ये एक जगह से कॉम्प्रेस होती है, आगे से फैल जाती है, फिर यहाँ से कॉम्प्रेस हुई, आगे से फैल जाती है, तो ऐसा अन्न को धकेला जाता है। और ये पूरी प्रोसेस पूरी आंत में तब तक चलती है जब तक आहार स्टमक से पूरा आंतों में ट्रेवल करता है, तब तक ये पूरा पाचन यहाँ पे भी होता है आंतों में, छोटी आंत में पूरा डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। लास्ट में जब ये छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन पर पहुँचती है तो वहाँ पे से इसमें से जो ये सेमी लिक्विड फॉर्म में भी हमने कुछ तरल भी लिया है, कुछ ठोस भी लिया है, सब उसमें से फ्लूइड को सेपरेट कर दे, फिल्ट्रेशन हो जाता है, किडनी फिल्ट्रेशन करती है, पानी अलग कर लेती है, और सॉलिड रेसिड्यूल्स बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में फिर वही फंक्शन होता है, एक जगह से फैलना, एक जगह से दबना, और वो कंप्रेस करके आगे धकेलती रहती है उसको, वो बाउल तक जाता है, रेक्टम से बाहर। एक बार आपने भोजन किया, उसको प्रोसेस कंप्लीट करने में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को 3 घंटे वर्क करना पड़ता है। पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने में उसको 3 आवर्स लगते हैं। अब जिन लोगों की दिन भर खाने की आदत है, आप किसी अपने श्रमिक को ये कहो कि भाई तेरी आज ड्यूटी 24 घंटे की, 1 मिनट भी तेरे को रुकना नहीं, लगातार काम करते ही रहना बिना रुके बिना थके, 24 घंटे बाद क्या स्थिति होगी उसकी? अव्वल तो 24 घंटे लगातार काम कर नहीं पाएगा, एनर्जी लॉस होता चला जाएगा, एक स्थिति वो आएगी या तो बेहोश होकर गिर जाएगा, बेसुध होकर। आप क्या कर रहे हो? हर आधे घंटे में, 1 घंटे में, और अभी लॉकडाउन में तो ये समस्या और गंभीर है। कुछ काम नहीं है, कुछ सूझ नहीं रहा है, इधर से उधर आए गए, डब्बा देखा, किसमें क्या रखा है, कुछ मुंह में डाल दिया। क्या बेवकूफ़ियाँ चल रही हैं। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ओवरलोड कर रहे हो। ये ओवरलोड होकर के किसी दिन अगर स्ट्राइक कर देगा तो आपकी क्या होगी हालत, यू कांट इमेजिन। तो 3 घंटा अगर श्रम के लिए है तो 3 घंटा विश्राम के लिए। एक सॉलिड फूड इंटेक के और दूसरे सॉलिड फूड इंटेक के बीच में एटलीस्ट 6 आवर्स की गैप होनी चाहिए। तो वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है। 2 बार खा पाएगा, 2 बार खाना जरूरत ही नहीं है उससे ज़्यादा की। शरीर को जरूरत नहीं, मन की भूख झूठी भूख है। सबसे ज़्यादा परेशान तो मन की भूख से है। शरीर की आवश्यकता तो उतनी है, उससे ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो 3 घंटे भी लगेगा? नहीं, समय तो वही लगेगा, अच्छा, टाइम तो वही लेगा वो, क्योंकि उसको तो सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेने हैं उसमें से, इसलिए उसके अनदेखी से कोई हिस्सा गुजर ही नहीं सकता उसका, तो उसको तो उतना फंक्शन पूरा करना ही है। अगर आप खाने की मात्रा नियंत्रित कर सको तो उस पूरे खाने का 100% न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होगा और उससे एनर्जी पूरी मिलेगी। ओवर डाइट करके आप क्या करते हो, आधा पचा आधा अनपचा आगे धकेल देता है। शरीर भी वैसे कचरे जैसे। जब ज़्यादा काम दे दोगे किसी श्रमिक को तो वो क्या करेगा, थोड़ी देर तक काम सीरियसली करेगा, फिर धीरे धीरे टालना शुरू कर देगा। कुछ काम किया, कुछ छोड़ दिया, पेट भी ऐसे ही करेगा। तो कुछ पचा कुछ अनपचा, उसकी समस्या किसको उठानी पड़ेगी। सर स्पोर्ट्स वाले तो बोलते हैं यार 3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाना चाहिए।
क्योंकि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो एक्सर्ट कर रहे हैं, वो बॉडी को एक्सर्ट कर रहे हैं, एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए एनर्जी गेन करना है उनको। ये एक डिफरेंट व्यू है। लेकिन फिर भी डाइजेस्टिव सिस्टम को तो काम करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई दूसरा तरीका है क्या कि सीधा डाइजेस्टेड फूड सीधा एनर्जी डाल दो अंदर? ऐसा तो कोई तरीका नहीं। और ऐसे जो तरीके हैं वो मान्य नहीं है। उन खिलाड़ियों को अमान्य घोषित कर दिया था ना, डायरेक्ट एनर्जी इंजेक्ट जो लोग कर लेते, वो मान्य नहीं है नेचुरल वे में। तो नेचुरल प्रोसेस तो यही है। और एक व्यक्ति को हेल्दी रहने के लिए भगवान ने भूख जैसी चीज़ इतनी बढ़िया बनाई है, ये वरदान है उसका। आपने कभी नेचुरल भूख का एहसास किया है? किया होगा जिस दिन उपवास किया होगा उसके दूसरे दिन। कि भूख किसको कहते हैं? अक्सर हम भूख लगने की प्रतीक्षा ही नहीं करते, इतने बेसब्रे हैं कि वापस भूख लगे इसके इंतजार में नहीं है रुके हुए। ये जीवा बड़ी ठगनी है, हमको ठग लेती है। किसी रिसेप्शन में गए, पार्टी में गए, उस दिन थोड़ा सा बढ़िया अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बने हैं, थोड़ा दबा के खा लिया, थोड़ा सा ज़्यादा, कि सुबह की सुबह देखेंगे। सुबह आप देखने लायक नहीं रहते, आपकी दशा दयनीय होती है, क्योंकि वो डाइजेस्ट हुआ ही नहीं है। तो जब भूख लगे तब ही खाना, ये पहला नियम। आज व्रत ले लो, कुछ आपको व्रत दिला रहा हूँ। पहला नियम, भूख लगे तो ही खाना। जो लोग बोलते हैं समय फिक्स होना चाहिए कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस समय भी अगर भूख लगी हुई हो, हमने कहा ना भूख की प्रतीक्षा नहीं करते। आज तक हमने अपनी नेचुरल हंगर को एंजॉय नहीं किया। उस समय खाने का एक अपना अलग एंजॉयमेंट है, अमृत की तरह लगेगा भोजन। जब वो कहते हैं मारवाड़ियों में कहावत है, भूख में भाटा भी भा जाए, यानी पत्थर भी खा जाए, इतने अच्छे लगे। तो आप उस नेचुरल हंगर को कभी फील किया? उसको फील करो, रोज़ फील करो। फिर देखो, फिर नमक किसी दिन वाइफ ने कम भी डाल दिया ना सब्जी में, आपका क्रोध कहाँ जाएगा आपको पता भी नहीं, आप लड़ोगे ही नहीं। भूख इतनी तेज लगी हुई होगी, परिवार में प्रेम बढ़ जाएगा। ये बढ़ाना चाहते हो तो भूख लगे तो खाना, जिस समय भूख नहीं हो नहीं खाना। लेकिन भूख लगी हुई हो तो ज़रूर खाना, ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। हम अक्सर भूख लगी हुई है, समय हो गया खाना खाने का, 11 बज गए हैं, हमारे सर्वेंट ने ला करके टिफ़िन भी रख दिया ऑफिस में, लेकिन हम काम में मशगूल हैं। 2 बजे फ्री हुए, 11 बजे चूँकि टाइम हो गया था आपको भूख भी लगी थी। भूख लगी माने आपके लीवर ने बॉइल डक्ट आपके स्टमक में भेज दिया, इसकी इंटीमेशन पहुंच गई आपको, आपने इग्नोर किया उसको। 2 बजे जब आप खा रहे हो, तब चूंकि आपने खाया है इसलिए लीवर को फिर से बॉइल डक्ट बनाना है और आपके स्टमक में डाल देना है। आपने खाया है इसलिए उसको डबल फंक्शन करनी। क्या हाइपर एसिडिटी नहीं होगी उस व्यक्ति को? जितनी ज़रूरत है उस भोजन को पचाने के लिए, एसिड की उससे डबल मात्रा आ गई आपके स्टमक में। समय टाल करके खाना, ये विष तुल्य है। इसलिए जिस समय भूख लगी हो उस समय ज़रूर खाना। खाने में आप क्या ले रहे हो इस पे बहुत कुछ निर्भर है, क्योंकि जो रसायन आप जो जैसा फ्यूल डालोगे गाड़ी में, गाड़ी तो वैसे ही चलेगी ना। अगर विमान में एविएशन फ्यूल लगना है और उसमें आप मोटरसाइकिल में डालने वाला पेट्रोल डालोगे तो उड़ेगा क्या विमान? तो जो फ्यूल जिसके लिए है वो क्वालिटी फ्यूल मिलना चाहिए।
तो आप जो आहार ले रहे हो उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसको परखने के लिए एक छोटा सा संकेत, जो दांतों पे चिपकेगा वो आंतों पे चिपकेगा। खा के देख लें। अब ब्रेड खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, ये सब काहे से बने? मेन कंटेंट क्या है? मैदा। मैदा जब गूंथते हो कैसे चिपकता है हाथों पे, मुश्किल से छुड़ाना पड़ता है। ये जो स्टिकी प्रॉपर्टी है उसकी, ये क्यों है तो वही गेहूं का पाउडर कि कुछ अलग है? लेकिन पुराने ज़माने में भी लोग कहा करते थे, जो ज़्यादा बारीक पीसता था उसको कहते थे बहुत सियाना है, ज़्यादा बारीक पीसता है और ये ठगाएगा। जितना बारीक पीसोगे इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाती है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप है वो कम हो गई, यानी बॉन्डिंग टाइट हो गई। जितनी बॉन्डिंग टाइट होगी वो चिपकेगा। तो जो दांतों पे चिपकेगा वो आंतों पे चिपकेगा। आप कलफ लगाते हो कपड़ों पे, मैदे से बना करके कपड़े कैसे कड़क हो जाते हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास। क्या क्रीज, क्या शाइन, ये अंदर जाकर के आंतों पे भी लेयर बना देगा। कलफ लगा देगा। कलफ लगा यानी कड़ापन आया, यानी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इफेक्ट हुई। फ्लेक्सिबिलिटी कम हुई तो वो जो मूवमेंट है वो स्लो हो गई। अब वो धकेल ही नहीं रही, तो वो कहाँ जाएगा? रुकेगा। आज की बनाई हुई सब्जी कोई आपको कल परोस दे, खाओगे? नाक भों सिकोड़ोगे। वो तो उसको पता नहीं कैसे कैसे महिलाएं डेकोरेट करके यूज कर लेती हैं। बड़ा मुश्किल मामला है। लेकिन गंध, गर्मी के दिनों में तो और ज़्यादा मुश्किल। तो जो अंदर पड़ा हुआ सड़ रहा है उसकी क्या हालत होगी? फ्यूम्स निकलेंगे, गैसेस बनेगी, पेट दर्द होगा, ऐंठन आएगी, मरोड़ चलेगी, क्योंकि वात प्रकोपित होगा, वात निर्मित होगा, अंदर गैस बनेगी। तो जो खाया है वो ठीक ठीक डाइजेस्ट हो, इसके लिए मोटा खाओ अन्न और मोटा पहनो वस्त्र। जितना मोटा अन्न खाते हैं तो इसलिए वो अभी गेहूं के लिए प्रश्न किया था किसी ने, इसलिए कि हम बारीक पीसने के आदी हो गए, इसलिए नुकसान देता है। इसकी जगह ज्वार खाओ थोड़ा सा, वो उतना बारीक पीसा ही नहीं जाता, मोटा ही रहता है, तो वो ब्रशिंग का काम करता है। आंतों पे पुराना जो जमा हुआ कचरा है उसको भी ब्रश की तरह खुरच करके निकाल दो। क्यों स्प्राउटेड खाने की बात करते हैं? रेशेदार पदार्थ खाने की सलाह क्यों देते हैं न्यूट्रिशंस? वो स्क्रबिंग का काम करता है। आंतों पे जमे हुए पुराने कचरे को भी झाड़ करके साफ करता है, ले जाता है अपने साथ कचरा से। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चीज़ें खाने के लिए योग्य है वही खाना, केवल स्वाद की खातिर सब कुछ नहीं खाना। अपनी आहार क्षमता हमको सबको पता है कि कितने में तृप्ति होती है। सेटिस्फेक्शन का तो हमको सबको बोध होता है ना, खाते खाते पता चलता है। अमरस के दिन है, एक कटोरी में थोड़ा सा अतृप्ति रह गई, सीज़न है, सीज़न में तो सीज़न की चीज़ मिलनी चाहिए, तो एक कटोरी और। अभी कोई मेरे जैसा दुराग्रही आपको ज़बरदस्ती एक कटोरी और पिला दे, क्या होगा? अरुचि होने लगेगी। और कोई कंपटीशन में तीसरी और चौथी और पांचवी कटोरी तो वॉमिट होने लगेगी। स्वाद कोर दर कोर घटता जाता है। जिस स्वाद के पीछे आप पड़े हुए हो, आपने क्यों ओवरडाइट किया? स्वाद के लालच में ना। तो ये तो बड़ी मूर्खता है। स्वाद तो कोर दर कोर घट रहा है। आपने पहला रसगुल्ला खाया था, उसमें जो तृप्ति मिली थी और जो मिठास था वो दूसरे में नहीं था, लेकिन मेमोरी में तो वही जमा हुआ था, पहला इंप्रेशन। तो एक्सपेक्टेशन तो वही था कि दूसरे से वो मिलेगा, वो नहीं मिला, निराशा हुई, तीसरा टेस्ट किया, लेकिन वो तो घटना है। चौथे, पांचवें, 10वें तक जाते जाते वो मीटिंग चली।
क्यों होता है? स्वाद घटता जाता है, तृप्ति बढ़ती है। तो तृप्ति का लेवल हमको सबको पता है। तो रोज के आहार में अपनी तृप्ति का 1/4 भाग खाली छोड़, ये अगर नियम ले लोगे तो आप लक्कड़ हजम पत्थर हजम कुछ भी खा लो, डाइजेस्ट हो जाएगा, बशर्ते आप अपनी नेचुरल डाइट जितनी है उसका 1/4 कम खाओ। अगर रोज 4 चपाती खाते हो तो 3 पे आ जाओ, 1 चपाती कम करो। देखो आप फिर शाम को भूख कितनी बढ़िया लगती है। सुबह अगर थोड़ी सी भूख खाली छोड़ दी तो शाम को जिस समय आप 6 घंटे बीतने के बाद नेचुरल हंगर जिसको कहते हैं, प्राकृतिक भूख लगेगी, तब इच्छा होगी कुछ जो मिले में खाना वही है जो अनुकूल है हमारी सेहत के लिए। जो प्रतिकूल है वो नहीं कि अब चलो और कुछ नहीं मिल रहा है तो ब्रेड का पैकेट उठा करके चालू हो गए, वो फिर मैदा है, फिर सारा सब गड़बड़ कर देगा प्रोसेस। उसके बजाय कुछ फ्रूट खा लो, अगर और कुछ अवेलेबल नहीं हो तो फ्रूट इजीली डाइजेस्टेबल है। तो जो अपने मन के अनुकूल हो, जो अपने को पसंद हो, ऐसा फ्रूट खा लो। खाते समय यथासंभव एकांत और मौन। क्यों? खाना भोजन करना ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। शरीर का निर्माण रसायनों से हो रहा है। उन रसायनों को निर्माण करने का जिम्मा पाचन तंत्र का है। कुछ रसायन हम अंदर डाल रहे हैं, कुछ रसायन शरीर बना रहा है, उस सारे सारे रसायनों का आपस में मेल हो रहा है, कुछ रासायनिक प्रक्रिया घटित हो रही है और कुछ रसायन पृथक किए जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स निकाले जा रहे हैं। पूरी रासायनिक प्रक्रिया। और ये सारी रासायनिक प्रक्रिया पर अल्टीमेट कमांड ब्रेन का है। जितनी भी डकलेस ग्लैंड्स हैं हमारी, वो इस ब्रेन के कमांड के अंडर ही काम करती है। इसीलिए तो जब आपको क्रोध आता है तो आंखें क्यों लाल हो जाती है, शरीर में क्यों कंपन होता है, दांत क्यों भींचने लगते हैं। जब दुख आता है तो आंसू कौन ले आता है आंखों में? रासायनिक परिवर्तन हुआ ना अंदर शरीर के अंदर। तो जिस समय आप आहार ग्रहण कर रहे हो उस समय शांत चित्त मन से आप आहार ग्रहण करो। अगर आप टेंशन में हो, तनाव में हो, क्रोध में हो, उदासी में हो, रासायनिक प्रक्रिया बदली हुई आपकी, नेचुरल नहीं है। ये अप्राकृतिक अवस्था है। मानसिक तनाव दबाव के तहत आपकी रासायनिक व्यवस्था चौपट है। तो समय टाल दो, थोड़ा काम एंड क्वाइट हो, थोड़ी देर ध्यान कर लो, थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठ जाओ, थोड़ा सा भजन कर लो, कुछ भी माइंड को डाइवर्ट करने का कोई जरिया। संगीत सुन लो, कुछ किसी से वार्तालाप कर लो और मन शांत हो जाए तब भोजन करो। टीवी देखते हो? कभी भी नहीं, न कोई पत्र पत्रिका पढ़। मैं तो एकांत की बात क्यों कर रहा हूँ कि अगर आप संवाद भी किसी से कर रहे हो, बातचीत भी कर रहे हो, तो वैचारिक प्रवाह तेज होते हैं। जिस समय आप आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो विचारों के धारा प्रवाह वेग चलता है। आपने कुछ कहा, उसको मैं एनालाइज कर रहा हूँ, फिर उसका कुछ मैं जवाब दे रहा हूँ, फिर मैंने कुछ कहा, उसका आपकी तरफ से क्या जवाब आना चाहिए इसका भी मैं पहले चिंतन कर रहा हूँ। तो मन की स्थिति सामान्य नहीं, असामान्य अवस्था है। असामान्य अवस्था में किया गया भोजन हानिकारक है। जिस समय आप टीवी देखते हो, अगर भोजन कर रहे हो और वहाँ हीरो और विलेन लड़ रहे हैं, उनकी मुट्ठियाँ भींच रही है, क्रोध आ रहा है, लड़ रहे हैं, आपके अंदर रोमांच होता है। कई बार हमने कई सीरियल में महिलाओं को रोते हुए देखा है। वो सीरियल देख रही हैं और वो हीरोइन तो अभिनय कर रही रोने का, ग्लिसरीन डाल करके, वो खुद ही रो रही है उसको देख देख के।
मन पे असर होते हैं इन सब चीज़ों के। तो संवाद तक नहीं करना किसी से, ये नियम बना। मौन, मन शांत, और अपनी भूख का 1/4 कम, और जिस समय भोजन कर रहे हो पहला निवाला तोड़ने के पहले उस प्रभु को धन्यवाद देना, ये मत भूलना। याद कर लेना जिस समय आप कोर तोड़ रहे हो, इस धरती पर लाखों लाखों लोग ऐसे हैं जो भूख से तड़प रहे हैं, उनको खाना नसीब नहीं है। ये कितनी कृपा है उसको कि आपने जो चाहा वो आपको आपके सन्मुख सुलभ है। कैसी भी परिस्थितियों से उसने जुटा दिया, लेकिन आपके लिए जुटा दिया। भोजन किसने दिया आपको? प्रकृति जो आहार उत्पन्न करेगी ये धरती से, धरती को शक्ति किसने दी? जिसने फल फूल पैदा कर दिए, सब्जियां पैदा कर दी। सूरज ने रोशनी दी, धरती ने अपनी शक्ति डाली, हवाओं ने अपना काम किया, पानी ने अपना काम किया, और सबके मिले जुले यानी सारे देवताओं ने आपके लिए श्रम किया है। तब जाकर के आपको ये थाली में परोस करके सामने आया है। अगर उनमें से कोई एक भी डिनाय कर दे अपनी ड्यूटी पूरी करने से, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो पहला निवाला तोड़ते समय उस प्रभु को धन्यवाद जरूर दो। और अब ये आपकी थाली में जो परोसा गया है, ये उस प्रभु का प्रसाद है। उस भाव से ग्रहण करो, उसको अर्पण किया, उसको थैंक्स बोला और फिर ग्रहण किया। देखो ये थोड़ा सा भावनात्मक और बदलाव आप लाते हो जीवन में, तो आपके पाचन पर कितना गहरा असर होता है, ये कुछ दिन करके आप अनुभव कर लो। भोजन के समय यथासंभव जल ग्रहण नहीं करना, क्योंकि पानी एसिड की सांद्रता को उसको डाइल्यूट कर देगा। अगर चूल्हे में पानी डाल दिया, आँच भड़की हुई है, खाना पक रहा है और आपने पानी डाल दिया, खाना पकेगा ही नहीं। तो भोजन करते समय यथासंभव, बिल्कुल गला सूख ही रहा है, एकदम बहुत गर्मियाँ हैं और आपसे कि निवाला निगला ही नहीं जा रहा है, तो 1-2 घूंट आप गला तर कर लो, पानी नहीं पीना। पीना हो तो 1 घंटे पहले और फिर 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद नेचुरल डिमांड आएगी, मांगता है शरीर, और उस समय पिया हुआ पानी 1-1 घूंट अमृत जैसा लगता है, इतना मीठा लगता है। तो सदैव अपनी भूख का 1/4 कम खाना, शांत चित्त मन से खाना, एकांत, मौन, प्रसन्न चित्त मन से अपने आहार का 1/4 कम, भूख लगे तो खाना, भूख नहीं हो तो नहीं खाना, उपवास उस दिन जिस दिन भूख नहीं लगी, चाहे कितने ही व्यंजन सामने हो, अगर भूख नहीं लगी तो मत खाओ। खाने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट वज्रासन में जरूर बैठो। जिस समय आप वज्रासन में बैठते हो, आप ब्लड सर्कुलेशन अपने पैरों की तरफ रेजिस्ट कर देते हो। उस समय मैक्सिमम वर्कलोड आपके विसरल ऑर्गन्स पर है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मैक्सिमम ब्लड सप्लाई भी आपके विसरल ऑर्गन्स को मिलने लगेगा। तो स्ट्रांग, अच्छा काम करें, तो आपका पाचन अच्छा होगा। ये सब नियम अगर आप पालन करोगे अपने जीवन में, तो पाचन अच्छा रहेगा, आपका जीवन सुखी रहेगा। आज तो 8 मिनट ज़्यादा, ये सब्जेक्ट के साथ, बहुत अच्छा सब्जेक्ट के साथ अभी अपन बात करेंगे। डायबिटीज़ भी, उसको भी ओवरकम कैसे कर सकते हैं, अपन कल बात करेंगे इस विषय पे कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे ओवरकम करना। आ जाइए।